आपका स्वागत है हमारे चैनल एलएलबी शिक्षा में। हम इस वीडियो में देखेंगे एलएलबी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिससे यदि आप इस ट्यूटोरियल को देखते हैं तो आप एलएलबी में काफ़ी अच्छे नंबर से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं और आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को बने रहिएगा। आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 कब लागू किया गया था, और इसकी कुछ एसेंशियल देखेंगे। भारतीय संविधान के कुछ परिभाषा, आवश्यक तत्व और कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ तक हम अपवाद को भी बताएंगे कि कौन ऐसा है जो आपको भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब ऐसा कौन सा ऐसा अपवाद है जो क्या कर सकते हैं, संविधान का निर्माण नहीं करता है। तो चलिए इसको बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर कि भारतीय विधि की कुछ परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर दिया पहला परिभाषा, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में व्यापारिक और व्यक्तिगत करारों को नियंत्रण करने के लिए मुख्य कानून का निर्माण किया गया, जो 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया है। क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि भारतीय संविधान विधि का निर्माण कब हुआ था और कब बना था। तो 1 सितंबर 1872 का किया गया था, संविधान विधि का निर्माण किया गया था। ठीक ना। उस संविधान विधि का अगर हम देखेंगे यहाँ पर की परिभाषा को, तो संवैधानिक परिभाषा हम देख रहे हैं, तो धारा 2H के अनुसार संविधान विधि द्वारा परिवर्तनीय कोई भी करार क्या होता है, संविदा कहलाता है। सीधे सीधे कहने मतलब क्या होगा, विधि के द्वारा कोई भी करार संविदा होता है। विधि परिवर्तनीय मतलब क्या, विधि का परिवर्तनीय मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई भी करार कर रहे हैं या कोई भी संविदा कर रहे हैं, यदि उसमें दूसरा अगर पक्ष है क्या करता है, अपने संविदा से मुकरता है, तो वहां पर क्या कर सकता है, पहला पक्ष कोर्ट में जा क्या कर सकता है, उसके प्रति एक्शन ले सकता है, और जो भी अपना क्षति हुआ रहता है उसके लिए क्या कर सकता है, वो मांग कर सकता है। ठीक है ना। उसी कहते हैं विधि का परिवर्तनीय। ठीक है ना। सीधा सीधा अगर इसका छोटा सा परिभाषा देखा जाए, इसका परिभाषा है दो या दो लोगों के बीच में ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है, संविदा कहलाता है। क्या है आपका, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में या दो से अधिक पार्टी के बीच में ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है, संविदा कहलाता है। ठीक है ना। इसको भी याद रखिएगा, छोटा सा आपका परिभाषा है। अगर मूल सूत्र की बात करेंगे तो इसका मूल सूत्र है, इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि किसी भी संविदा को अगर निर्माण करना है तो दो भागों का होना बहुत जरूरी है। पहला क्या है इसमें, पहला आपका करार होना बहुत जरूरी, एग्रीमेंट इसे कहा जाता है। एग्रीमेंट आपको तो नाम सुने ही होंगे, देखते होंगे जब दो लोगों के बीच में क्या होता है, कोई भी करार होता है या एग्रीमेंट होता है, तो वहां पर क्या होता है, कम से कम दो लोग का होना जरूरी है। ठीक है ना, तभी आपका एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट की अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है, तो धारा 2E के अगर इसमें धारा 2E में रखा गया है इसको, ठीक है ना, एग्रीमेंट को, प्रत्येक वचन और वचनों का ऐसा समूह है जो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, प्रतिफल जिसे कहते हैं कंसिडरेशन बनाता है, उसे ही करार कहलाता है। ठीक है ना। करार हम क्यों करते हैं, करार तभी करते हैं हम एक दूसरे के क्या होते हैं, फायदा के लिए करते हैं। ठीक है ना। और बिना प्रतिफल के कोई भी करार हो रहा है तो क्या होता है, वहां पर करार आपका वैलिड नहीं होता है, शून्य कहलाता है। ठीक है ना। तो करार आपको होने करने के लिए कम से कम क्या होता है, आपका प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछता है क्या करार के लिए प्रतिफल का होना जरूरी है, तो हाँ, पर करार के लिए प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो करार क्या कहलाता है, प्रत्येक वचन और वचनों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का काम करते हैं, करार कहलाते हैं। ठीक है ना। करार का निर्माण तभी होता है जब हम क्या करते हैं, प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों काम करता है। प्रस्ताव की बात करेंगे, प्रस्ताव में क्या होता है कि अगर किसी के प्रति हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं। जब दो पार्टी क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर अपना प्रस्ताव रखते हैं, अगर पहला पार्टी क्या करता है, उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर देता है, दूसरा पार्टी अगर प्रस्ताव रख रहा है तो वहाँ स्वीकृत अगर कर दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक संविदा करार का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। यदि प्रस्ताव रख रहा है और दूसरा पार्टी क्या रख रहा है, उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस इसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, एक करार का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो करार का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों का होना क्या बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे
अगर यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है कि विधि द्वारा परिवर्तन ही होना चाहिए। किसी भी करार को बनाने के लिए विधि के द्वारा क्या होता है, परिवर्तन ही होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, एक करार का निर्माण होता है। लेकिन अपरिवर्तनीय आपको जस्ट बताए थे, विधि द्वारा परिवर्तनीय। विधि द्वारा परिवर्तनीय उसी कहा जाता है कि यदि आप है करार ऐसा होना चाहिए जो किसी न्यायालय के माध्यम से कानूनी रूप से लागू किया जा सके, ठीक है ना। मतलब अगर कोई पक्ष अपने वादे से मुकरता है, दूसरा पक्ष क्या कर सकता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और अपना जो भी क्षति हुई रहती है या उस करार से जो भी उसका हानि रहता है, ठीक है ना, वो उसे क्या कर सकता है, दूसरे पक्ष से वह क्या कर सकता है, अपना ले सकता है, ठीक है ना, क्षतिपूर्ति करा सकता है। उसी का आता है विधि द्वारा परिवर्तनीय या इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ कहा जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोग। तो उसके बाद हम देखेंगे अगला, अगर हम देखेंगे मुख्य, अगर इसका सूत्र देखेंगे तो मुख्य सूत्र इसमें दिया हुआ है। कुछ देखेंगे कि आपका करार का होना कब बनता है या संविदा का निर्माण कब होता है। इसमें पहला दिया है कि संविदा बनाने के लिए आपको करार प्लस कानूनी का परिवर्तनीयता होना चाहिए। करार तो आपको जस्ट बताए थे कि प्रतिफल जिसमें रहता है वही क्या होता है, आपका करार होता है, ठीक है ना। तो संविदा के निर्माण के लिए आपको करार अब प्लस कानूनी इन्फोर्सेबिलिटी होना चाहिए, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी होना चाहिए। अगर अनलीगल इलीगल अगर है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका करार ही नहीं बनेगा। जब करार ही नहीं बनेगा तो संविदा का निर्माण होगा ही नहीं, ठीक ना। तो संविदा निर्माण करने के लिए करार और कानूनी परिवर्तनीयता होना चाहिए, ठीक ना। अगर नोट यहाँ पर देखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। ये आपका इसमें पूछ लेता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है एलएल में, ठीक है, कि सभी संविदा करार होते हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आपका संविदा है तो संविदा का निर्माण तभी होगा जब क्या होगा, करार होगा, ठीक है ना। बिना करार के संविदा का निर्माण नहीं होगा। लेकिन सभी करार कोई संविदा हो ये आपको क्या है, जरूरी नहीं है। अगर आप किसी करार में, आप जस्ट बताए थे एग्रीमेंट, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है कि हर एग्रीमेंट क्या होता है आपका संविदा हो, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहा कि आप देखते होंगे दो लोग के बीच में करार होता है कभी कभी, तो वहां पे क्या है, कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है ना। यदि आप शर्त कर रख कर कोई करार करते हैं, यदि शर्त रख कर कोई करार करते हैं, तब वहां पर क्या हो जाएगा, जो करार बनता है वह संविदा नहीं कहलाता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी करार संविदा होते हैं, अगर नहीं होते तो कौन आपका करार संविदा नहीं होते। तो हम कह देंगे कि जहां पर शर्त आपका रखा जाता है, जहां पर कोई टाइम या ड्यूरेशन होता है, तो वहां पर जो करार किया जाता है तो क्या होता है, संविदा नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएलबी में काफी ज्यादा पूछता है, कई बार आपको पूछा है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कुछ है इसेंशियल, आपको देखेंगे कि एक वैध संविदा के लिए आवश्यक तत्व क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैध संविदा के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो चलिए इसको देख रहे हैं। उसके बाद दिया हुआ है उस तत्व के बारे में, कम से कम आपको संविदा करने के लिए कम से कम दो पक्षों का होना जरूरी है। एटलीस्ट ऑफ टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टी होगा तभी क्या हो जाएगा, संविदा का निर्माण होगा। अगर दो पार्टी नहीं है तो संविदा का निर्माण हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कम से कम दो पार्टी से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो पार्टी होना जरूरी है। संविदा के लिए कम से कम क्या होते हैं, दो पक्ष का होना चाहिए। एक प्रस्ताव रखने वाला और दूसरा क्या करता है, एक आपका करेगा प्रस्ताव रखेगा और दूसरा क्या होता है, उस प्रस्ताव को स्वीकृत करेगा। यदि उस प्रस्ताव को स्वीकृत करता है, दोनों बीच में क्या होता है, तब संविदा का निर्माण हो जाता है। यदि कोई भी अगर प्रस्ताव रख रहा है, यदि आप दो लोग नहीं है तो वहां पर संविदा का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। और यदि वो प्रस्ताव रख रहा है, यदि वो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं कर रहा है, तब भी क्या होता है, वहां पर संविदा का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो संविदा के निर्माण के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। और दोनों लोगों के बीच में क्या होता है, प्रस्ताव, यदि प्रस्ताव स्वीकृत होता है तभी संविदा का निर्माण होता है, ठीक है ना। दो पक्षों का होना जरूरी है। उसके बाद देखेंगे आपका दिया हुआ है प्रस्ताव स्वीकृति। जैसे अभी बताए थे कि कोई भी प्रस्ताव रख रहे हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और कोई भी ऑफर दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्टेंस होगा, तभी क्या हो जाएगा, आपका एक आपका करार होगा। और जब उस करार से क्या होता है, संविदा का निर्माण होता है, ठीक ना। तो आपको संविदा निर्माण करने के लिए कम से कम प्रस्ताव और स्वीकृति का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एक पार्टी दूसरे पार्टी के प्रति क्या करता है, अपना प्रस्ताव रखता है और दूसरा पार्टी यदि क्या करता है, उसको स्वीकृत कर देता है, तो संविदा क्या होता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो एक वैध संविदा के लिए
एक पक्ष द्वारा इस स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, दूसरा पक्ष क्या होता है उसके उसको प्रस्ताव क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम जस्ट आपको बताए थे, यदि प्रस्ताव में कोई शर्त रहता है, ठीक ना, तो वहां पर क्या होता है, संविदा का निर्माण नहीं होता है। एक वैध संविदा के लिए प्रस्ताव का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक वैध संविदा के लिए प्रस्ताव होना जरूरी है। यदि आप शर्त कोई रख रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, संविदा का निर्माण नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि कानूनी संबंधी स्थापित करने का आशय। तो वैध संविदा के लिए कानूनी संबंधी स्थापित करने का आशय दिया हुआ है, संबंधी स्थापित करने का आशय कि इसका मतलब क्या होगा कि पक्षकारों का, यहाँ पर दिया हुआ पक्षकारों का उद्देश्य आपस में कानूनी दायित्व उत्पन्न करना होना चाहिए। मतलब कानूनी संबंधी स्थापित करने का इसेंशियल ऑफ क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। पक्षकारों का उद्देश्य आपस में कानूनी दायित्व उत्पन्न करना होना चाहिए। सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक समझौता में कानूनी दायित्व का अभाव होता है, इसलिए वे अनुबद्ध नहीं होते। मतलब इसे सीधे सीधे कहने का मतलब ये होगा कि किसी भी संविदा के निर्माण के लिए आपको क्या होना चाहिए, कानूनी दायित्व का उत्पन्न होना चाहिए, तभी क्या होता है, एक संविदा का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देख लेंगे हम लोग, संविदा में अगर सामाजिक दायित्व, अगर धार्मिक देखा जाएगा तो वहाँ पे व्यवहारिक समझौता देखा जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है आपका, उस आप देखेंगे पारिवारिक रूप में अगर कोई भी समझौता होता है तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पर जो आपका संविदा होता है वो इनफोर्सेबल होता है, वो क्या होता है, संविदा के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना। और दूसरा बात क्या है कि संविदा के लिए यहाँ पर पक्षकारों की क्षमता, मतलब एक पक्षकार अगर कोई संविदा के लिए अगर रख रहा है, दूसरा पक्षकार क्या होता है, एक्सेप्ट करने में उसमें क्षमता होना चाहिए उस संविदा को, ठीक है ना। अगर वो संविदा का एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, उसमें क्षमता नहीं है, तो वहाँ भी क्या होता है, संविदा का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब एक पक्षकार है, कोई भी संविदा का अगर रख रहा है, दूसरा पक्षकार क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए उस संविदा को या उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है ना। यदि वो प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो संविदा का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि पक्षकार को क्षमता मतलब क्या होता है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि किस कौन कौन संविदा का निर्माण कर सकता है या कौन आपका एग्रीमेंट कर सकता है। तो पहला ध्यान दीजिए कि आवश्यक या नाबालिग जो 18 से कम आयु के हैं, अगर उसके साथ में कोई भी संविदा हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, संविदा आपका शून्य होगा, वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं नॉट वैलिड, ठीक है ना। संविदा आपका वैलिड नहीं होगा, मतलब वो संविदा का हो जाएगा शून्य की कैटेगरी में आ जाएगा। कम से कम 18 साल होना चाहिए एक संविदा निर्माण के लिए। दूसरा दिया है स्वशिष्ट व्यक्ति। स्वचित मैंने क्या होता है कि वह पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वह पागल ना हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो, और अत्यधिक नशे में धूत व्यक्ति अगर रहेगा तो भी क्या होता है आपका, उसके साथ में कोई भी अगर आप कर रहे हैं संविदा, तो संविदा क्या हो जाएगा आपका, शून्य होगा, ठीक है ना। तो अस्वस्थ चित्त व्यक्ति के साथ में कोई भी अगर संविदा हो रहा है तो भी क्या होता है, शून्य कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। कानून द्वारा आयोग घोषित व्यक्ति, कुछ व्यक्ति देखते होंगे दिवाली हो जाते हैं, दिवाली उसे कहा जाता है जो क्या कर सकता है, ऋण लेकर और लास्ट में क्या कहता है, वो मुकर जाता है ऋण से कि हम दे ही नहीं सकते, ठीक है ना, आप जो भी करना है कीजिए, हम दे नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो दिवाली से कहा जाता है कि मतलब टोटल कहा जा रहा है कि वो मतलब पागलपन जैसा काम करता है, वो दिवालिया कर आ जाता है। विदेशी शत्रु अगर कोई है तो उसके साथ में अगर संविदा अगर कर रहे हैं तो भी संविदा क्या होता है, शून्य के कैटेगरी में क्या होता है आपका यहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो संविदा निर्माण के लिए पक्षकारों की क्षमता का होना क्या होता है, बहुत जरूरी है। तीसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर अगला आप लोग, इसमें दिया हुआ है स्वतंत्र सहमति। किसी भी संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति होना जरूरी है। मतलब यदि कोई दबाव में अगर आप कोई दबाव में अगर सहमति दिलवा रहा है तो वहां पर जो आपका संविदा होता है वो आपका शून्य कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो आपका कम से कम संविदा करते समय स्वतंत्र सहमति का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। सहमति को तब स्वतंत्र माना जाता है जब निम्नलिखित प्रभावित न हो, मतलब किसी तरीके से उसमें न उत्पीड़न हो, न असमय प्रभाव हो, न ही कपट हो, न मिथ्या व्यपदेशन हो, न ही भूल हो, ठीक है ना। मिस्टेक भी अगर हो रहा है तो वहां भी क्या होता है, स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जाएगा। और जब स्वतंत्र सहमति नहीं होगा तो संविदा का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये देखेंगे क्वेश्चन पूछता है कि एक संविदा के निर्माण के लिए क्या स्वतंत्र सहमति होना जरूरी है,
हम कहेंगे हाँ, एक संविधा के निर्माण के लिए स्वतंत्र सहमति जरूर होना जरूरी है। उसमें उत्पीड़न, असमयक प्रभाव, असमयक प्रभाव मतलब क्या होता है कि एक समय से आपका क्या होता है काम होना चाहिए। मतलब अगर समय कुछ और दिया रहा है और काम कुछ और समय पे हो, तो वहाँ भी क्या होता है संविदा क्या होता है नहीं होता, ठीक है ना। कपट, कपट में मतलब क्या होता है कि अगर धोखा दिया जा रहा है, अगर संविदा का निर्माण हुआ है लेकिन एक पक्ष क्या कर धोखा दे रहा है या धोखे से कोई आपका एक्सेप्टेंस कराया हुआ है, तो वहां पे क्या होता है संविदा का वैल्यू नहीं रहता है। मिथ्या व्यपदेशन में रहता है झूठ बोलकर, ठीक है ना। मिथ्या व्यपदेशन इसके नाम से मालूम चल रहा है कि मिथ्या मैंने कहा था झूठ है। अगर झूठ बोलकर कोई संविदा का निर्माण किया जा रहा है तो वो भी क्या होता है आपका संविदा में नहीं आता, ठीक है ना, वो भी आपका शून्य होता है। भूल मतलब क्या होता है, भूल मतलब क्या होता है कि क्या करना मिस्टेक कर देना, ठीक है ना, गलती अगर हो रही है तो भी क्या होता है संविदा के अंतर्गत नहीं आता, और भी जब संविदा बनता है तो शून्य में आता है, ठीक है ना। इसको सब हम जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो एक एक हेडी रैंक लिखेंगे तो काफी ज्यादा क्या होता है आपको अच्छा सा नंबर मिलता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको। फिर आपका दिया पांचवा प्रतिफल होना बहुत जरूरी है। संविदा के लिए प्रतिफल का तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉफुल कंसिडरेशन जिसे कहता है सेक्शन 23 में रखा गया है, ठीक इसको, ठीक है ना। जैसे इसको भी याद रखिएगा, जब आप लिखेंगे कोई भी उस साथ में सेक्शन लिखेंगे तो और ज्यादा क्या होता है नंबर आपको अच्छे से मिलता है, तो सेक्शन आप याद रखिएगा। प्रतिफल का अर्थ है कि कुछ के बदले कुछ है, मतलब बिना प्रतिफल के किया गया करार क्या होता है शून्य होता है, और जब करार ही शून्य हो जाएगा तो क्या होता है संविदा तो शून्य के अंतर्गत आ ही जाएगा। प्रतिफल कानून की नजर में मूल्यवान और वैध होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी अगर संविदा कर रहे हैं, अब बिना बेनिफिट कर संविदा करेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पर प्रतिफल बनेगा ही नहीं, और जब प्रतिफल बनेगा ना तो संविदा क्या हो जाएगा वैसे ही शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा बात दिया हुआ है तो उसमें अगर देखा जाए तो अगला दिया हुआ है वैध उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट। वैध उद्देश्य मैंने क्या होता है संविदा का उद्देश्य या विषय वस्तु गैर कानूनी, अनैतिक, लोक नीति विरुद्ध या किसी को क्षत पहुंचाने से अगर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का अगर है आपके संविदा में हो रहा है, अगर विषय विद गैर कानूनी अगर हो रहा है वहां उसमें अनैतिकता अगर उसमें दिख रहा है, ठीक है ना, या लोक नीति के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो वहां पर जो भी आपका संविदा होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर आपको संविदा शून्य के अंतर्गत आ जाएगा। स्पष्ट रूप से शून्य घोषित ना होना चाहिए। अगर संविदा कोई शून्य घोषित है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, वाइड अगर बन गया है मतलब शून्य घोषित किया गया है तो वहां भी कोई संविदा होता है तो वो भी शून्य कैटेगरी में आता है, आपका संविदा का वैध नहीं रहता है। तो करार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे अधिनियम धारा 23 से लेकर 30 के तहत कुछ कंडीशन दिया गया है स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किया गया है, जैसे कि विवाह में रुकावट डालने वाले करार, व्यापार में रुकावट डालने वाले करार या बाजी के करार, ये सब क्या होते हैं आपका शून्य के कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर जो करार हो रहा है अगर किसी के विवाह के लिए अगर कोई करार कर रहे हैं जिससे किसी विवाह में रुकावट हो रहा है तो वहां भी क्या होता है वो शून्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। व्यापार में रुकावट मतलब क्या होता है कि यदि ये व्यापार में कोई रुकावट अगर हो रहा है तो वहां पर भी अगर कोई करार कर रहे हैं तो भी क्या होता है शून्य होता है। जब शून्य हो जाएगा तो क्या होता है संविदा भी शून्य के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। व्यवहारिक कुछ उद्देश्य के बारे में अगर देखेंगे, व्यवहारिक कुछ उदाहरण दिया हुआ है, तो उदाहरण ए वैध ए अपने घर को 50 लाख बी को बेचता, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो बी को 50 लाख में बेचने का प्रस्ताव रखता है। मतलब ए ने क्या किया बी को अपना घर बेचने के लिए 50 लाख में बेचने का प्रस्ताव रखता है। वह उस प्रस्ताव को बिना किसी शर्तगत क्या करता है एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। यहाँ अ के लिए 50 लाख प्रतिफल और ब के लिए घर का प्रतिफल है, क्योंकि अगर 50 ले लेगा तो उसके लिए प्रतिफल है। अब ब के लिए अ के लिए क्या 50 लाख प्रतिफल है और ब के लिए क्या किया है घर का जो है वो आपका ले रहा है उसके लिए प्रतिफल है। दोनों पक्ष एक दूसरे का सक्षम है और स्वतंत्र सहमति भी है, और वहां भी जो भी आपका उद्देश्य वैध है तो यहाँ उसके जो बनेगा आपका संविदा तो वैलिड आपका संविदा बनेगा, और वहां पर जो आपका संविदा का निर्माण होगा उस संविदा क्या हो जाएगा वैध संविदा का निर्माण होगा, वैलिड कंटेक्ट होगा। लेकिन यदि उसमें किसी भी प्रकार का अगर कपट दिखाता है तो वहां पर जो कर रहा था संविदा आपका शून्य होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो संविदा होगा वो वैलिड संविदा होगा, वैध संविदा के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे दूसरा अगर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, दूसरा उदाहरण दिया ब केवल सामाजिक करार अनुबंध नहीं है और अपने मित्र ब को रात के खाने पर आमंत्रित करता है और वह आमंत्रण स्वीकार कर लेता है। यदि अ खाना
तैयार नहीं करता है तो वह उस पर मुकदमा नहीं चला सकता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, संबंधित अगर संबंध संबंधी कोई आपका हो रहा है, ठीक है ना, करार। संबंध संबंधी मतलब क्या होता है कि यदि आप संबंधित अगर स्थापित कोई करार हो रहा है, मतलब अगर दोस्ती में या पारिवारिक में कोई संविदा हो रहा है, तो यदि कोई संविदा तोड़ता है तो वहाँ पे एक पक्ष दूसरे पक्ष में क्या कर सकते हैं, कोई भी कानूनी नहीं कर सकता है, ठीक है। आप देखते होंगे बहुत सारा अगर होता है कि एक आपका पिता एक पुत्र से क्या होता है, अक्सर कोई ना कोई संविदा कर देता है, कहता है कि चलिए हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, और लास्ट में अगर कभी मुकर रहा है पिता चाहे पुत्र मुकर रहा है, तो ये नहीं है कि पिता उसके प्रति क्या कर सकता है, कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है या मुकदमा चला सकता है कि तुम ऐसा क्यों किए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे संविदा अगर वैध के लिए क्या होना जरूरी है, संविदा विधि का प्रमुख अपवाद देखेंगे यहाँ पर। तो संविदा विधि कुछ अपवाद दिया हुआ है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट। कब अक्सर पूछता है कि संविदा विधि का अपवाद क्या है, ठीक है ना। तो कुछ अपवाद के बाद देखेंगे, संविदा विधि में दिया हुआ बिना प्रतिफल करार कोई भी होता है तो क्या होता है, शून्य होता है। जिससे कुछ अपवाद दिया है, कुछ ऐसे करार हैं आपको बताए थे कि बिना प्रतिफल का कोई करार होता है तो शून्य होता है, जब करार ही शून्य होगा तो संविदा शून्य होता है। लेकिन कुछ ऐसे आपका करार हैं जो बिना प्रतिफल के होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या कोई बिना प्रतिफल के भी करार हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे शर्तगत हैं जो बिना प्रतिफल के भी करार शून्य हो जाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखेंगे बिना प्रतिफल करार शून्य होता है, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे कंडीशन में कि बिना प्रतिफल के भी करार होते हैं, वैलिड बने रहते हैं, ठीक है ना। समानता नियम है कि बिना प्रतिफल करार शून्य होते हैं, लेकिन कुछ धारा 25 के तहत कुछ ऐसे शर्तगत दिए गए हैं जो बिना प्रतिफल के भी क्या होते हैं, करार आपका वैध बने रहते हैं, ठीक है ना। करार क्या होता है, वैध रहते हैं। और जब करार वैध बना रहता है तो संविदा भी क्या होता है, वैध बना रहता है, ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे है उसमें, तो स्वाभाविक प्रेम और स्नेह है, ठीक है ना। अगर प्रेम स्नेह की बात किया जा रहा है, स्वाभाविक प्रेम स्नेह, नेचुरल लॉ ऑफ अफेक्शन की बात करता है, निकटतम संबंधियों के बीच में जो भी लिखित और पंजीकृत करार होता है वो बिना आपका क्या होता है, अगर प्रतिफल का भी हो रहा है तो क्या होता है आपका, संविदा का निर्माण कर सकता है। तो स्वाभाविक प्रेम और स्नेह इसको आप डाल दीजिएगा इस सेशन में, ये आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अगला दिया हुआ है कि स्वेच्छा से किया गया कार्य की क्षतिपूर्ति। मतलब अगर स्वेच्छा, अगर आप स्वेच्छा से दे रहे हैं, मतलब अगर आप खुद कह रहे हैं कि हमें भूतकाल में स्वेच्छा से कोई भी की गई सेवा या बदला चुकाने कोई वादा कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, संविदा का निर्माण हो जाता है। वहां पर आपका प्रतिफल का होना जरूरी नहीं है। समय सीमा से बाधित ऋण, टाइम वेयर डेप्ट। टाइम वेरिएट मैंने क्या दिया है कि अवधि पार ऋण को चुकाने का लिखित और हस्ताक्षरी वाद। मतलब आपने एक सीमा दिया किसके अंतर्गत हम ऋण दे देंगे, लेकिन उससे अगर उससे भी ज्यादा अगर चला जा रहा है आपका ऋण की अवधि, तो वहां पर जो भी संविदा होता है बिना आपका प्रतिफल का होता है। क्योंकि आप एक समय के अंतर्गत देते हैं तो उसका प्रतिफल होता है, लेकिन समय से अगर बाहर जब ऋण देते हैं तो वहां पर उसका प्रतिफल नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्या होता है, वहां पर आपका करार का निर्माण हो जाता है। दान या उपहार की बात कर रहा है, वास्तव में अगर आप देखा जाए तो जो भी उपहार देती हैं, दान देती हैं, अगर किसी को दान दे रहा है तो वो आपको बदले कुछ देता नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रतिफल नहीं होता है। फिर भी क्या हो रहा है, वहां पर एक करार का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो भी करार का निर्माण होता है, जब करार का निर्माण होता है संविदा का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह देखेंगे कुछ ऐसे आपका अपवाद है, एक्सेप्शन है इसकी, जो आपको इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये अक्सर आपका क्वेश्चन आता है, और इस तरह जब अपवाद साथ में हम लिखते हैं तो काफी ज्यादा मुझे क्या होता है, अच्छे से नंबर मिलेगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगर देखेंगे संविदा के आवश्यक के संबंधित कोई अब कुछ अपवाद दिया हुआ है कि क्या आवश्यक आपका संविदा का निर्माण कर सकता है, तो देखेंगे यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष है। इसको हम केस को एक बार डिस्क्राइब करेंगे एक वीडियो में कि मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष में क्या बनाया गया है। समांतर नियम यह है कि नाबालिग के साथ किया गया कोई भी करार शून्य होता है, ठीक है ना। कोई भी करार अगर नाबालिग के साथ कर रहे हैं, नाबालिग में जिसका 18 साल से कम एज है, उसके साथ में कोई भी अगर आप करेंगे संविदा का निर्माण, तो भी क्या होता है, शून्य के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे अगला दिया है अपवाद। आवश्यक
आवश्यकताओं की क्षतिपूर्ति। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी आवश्यक या उसके आश्रित को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की प्रदान करता है, तो आवश्यक इस संपत्ति को उचित कीमत वसूल कर सकता है नाबालिग व्यक्ति। मतलब सीधे से कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी आवश्यक को अगर आप सहायता दे रहे हैं, इसकी आवश्यक को अगर आप रख रहे हैं और उसमें जो भी आप क्योंकि आप आवश्यक को रखेंगे तब उसे जो भी खर्चा उसका हर चीज़ आवश्यकताओं का अगर पूर्ति कर रहे हैं, तो उसको जो भी धन होता है, जो भी संपत्ति होता है, उस संपत्ति क्या होता है, आपको यूज़ करने का आपका क्या है, पूरा अधिकार है। आप उसको वसूली कर सकते हैं, उसको जो पैसा उसको मतलब उसका धन से आपको अपने पैसा को वसूली कर सकते हैं। और सीधे-सीधे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी बच्चों को आप पाल रहे हैं, ठीक है ना? अगर किसी ने कहा कि मेरे बच्चों को पालिए, अगर देहांत होगा उस बच्चे को अगर पालेंगे, उसका जो भी संपत्ति है, तो उस संपत्ति से क्या कर सकते हैं, अपना जो भी वसूली है या जो भी आप दिए हुए हैं, जो भी खर्चा कर रहे हैं उस बच्चे पर, उससे क्या कर सकते हैं, वो वसूल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पर कोई भी न ही करार का और वहाँ पर ये देने की अब छोटा बच्चा तो क्यों उसका क्योंकि छोटा बच्चे को भी अगर ख्याल रखेंगे, तो पैसा का और चीज़ लगेगा, तो उसके लिए उस नाबालिग जो संपत्ति है, उस संपत्ति का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना? तृतीय पक्षों का होना पक्षों द्वारा दायर न कर सकने का नियम और उसके अपवाद देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि समांतर नियम है, केवल संविदा के पक्षकारों के एक दूसरे पर मुकदमा कर सकते हैं, कोई अजनबी इसमें नहीं आ सकता, ठीक है ना? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या संविदा में कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता है, तो नहीं। संविदा में केवल क्या कर सकते हैं, एक पर दूसरे पक्ष पे क्या मुकदमा कर सकता है, कोई भी अजनबी क्या कर सकता है, उसमें तीसरा इंटरफेस नहीं कर सकता, ठीक है ना? ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद यह आपका अपवाद है, न्याय, ट्रस्ट होना चाहिए, पारिवारिक निपटारा या विवाह या रखरखाव का समझौते में तृतीय पक्षों का लाभार्थी का अधिकार दावा कर सकता है। यदि मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दे दिया है कि अपवाद इसका क्या है, क्योंकि हम बताए थे संविदा में 3 पक्षों को 2 पक्ष अगर है तो उसको तीसरा पक्ष नहीं आ सकता। लेकिन यदि आपका लाभार्थी की बात आ रही है, ठीक है ना? मतलब संविदा का निर्माण हो रहा है और तीसरा क्या हो रहा है उसको लाभ उठाना चाहता है, मतलब तो वहाँ पे क्या कर सकता है या पारिवारिक कुछ मामला होते हैं, उसी में तीसरा पक्ष आ सकता है। जैसे विवाह हुआ अगर आप रख-रखाव की बात अगर होता है, तो वहाँ पे देखते हैं उसके माता-पिता, लड़के या लड़की के आते हैं, ठीक है ना? उस विवाह संबंधित में, तो वहाँ पे क्या होता है, तीसरा पक्ष आ सकता है, ठीक है ना? लेकिन अब उसके अलावा और भी बहुत सारा जगह है, जहाँ पर तीसरा पक्ष का होना ज़रूरी नहीं है। तो देखिएगा संविदा और करार में अंतर ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि संविदा और करार में क्या अंतर है? समरी टेबल की बात करेंगे, तो संविदा और करार में क्या अंतर है? तो संविदा और करार में पहला अंतर है कि संविदा के निर्माण के लिए करार के निर्माण के लिए आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक करार के निर्माण के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति का होना जरूरी है, लेकिन संविदा के निर्माण के लिए करार और कानूनी परिवर्तनीयता होना जरूरी है, ठीक है ना? मतलब आपको करार के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति रहेगा तभी करार का निर्माण होगा और संविदा तब होगा जब करार और कानूनी परिवर्तनीयता होगा तब होगा। इसकी परिभाषा क्षेत्र के आधार पर देखेंगे तो व्यापक इसमें सामाजिक और कानूनी दोनों शामिल होना चाहिए करार में, सामाजिक भी होना चाहिए और कानूनी भी होना चाहिए। लेकिन अगर संविदा में देखेंगे तो केवल कानूनी होना चाहिए, केवल कानूनी कार्य रहेगा तभी आपका संविदा निर्माण होगा। लेकिन करार में आपका सामाजिक सामाजिक में आप देखें ना आपका बताए थे आपका जो नेचुरल आपका संबंध है, अच्छा जो भी पारिवारिक मामला है तो भी उसके करार बन सकता है, लेकिन संविदा का निर्माण उससे नहीं हो सकता। संविदा निर्माण के लिए केवल कानूनी आपका रहेगा तभी संविदा का निर्माण होगा, ठीक है ना? तीसरा हमने क्या किया, टोटल आपका संविदा का निर्माण कैसे किया था, संविदा इसेंशियल आपका कौन-कौन से एग्जाम्पल क्या है, अपवाद सभी को देख लिए। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो में हमने टोटल संविदा का किया है, डिस्क्राइब किए हैं। यदि वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे कि टॉट के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ टॉट क्या होता है और इसके कुछ पार्ट छूटे रहेंगे संविदा को, उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो बनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।